अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बमुश्किल ही तमाम विकेट्स अपनी गंवाते हुए एक स्कोर तो बना दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए मौजूद है तो वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मुश्किल सूरत हाल है, बिकॉज इंग्लैंड ने आते ही मार धाड़ शुरू कर दी है और इस टेस्ट के नाम की क्रिकेट को बेसबॉल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी ये रन्स तो वो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद कितने रन्स की लीड लेते हैं और पाकिस्तान जो है वो इसके बाद जो इनिंग्स खेलेगा, क्या उसमें जिस तरह से हमारे कामरान गुलाम अपना नाम बना सके हैं, क्या वो दोबारा से उसी मोमेंटम को कायम रख सकेंगे या नहीं। नए प्लेयर्स हमारे बहुत ज़्यादा स्कोर भी ऑन बोर्ड ना कर पाए कामरान गुलाम के अलावा। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कादिर, कामरान गुलाम ने कल 118 का स्कोर किया। मैं मतलब काफ़ी बार ये बात दोहरा चुकी हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद हमें टेस्ट में नंबर 4 पर एक लंबी बैटिंग देखने को मिली है और कामरान गुलाम ने की है। बाबर आजम ने भी उनको काफ़ी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उसके बाद कोई भी नहीं चल सका। मतलब रिजवान ने भी मामूली सा स्कोर किया, साजिद खान ने भी नहीं किया, नुमान ने भी नहीं किया, कोई कर ही नहीं सका ना। मतलब परेशान हो गए कि अब तो स्कोर इतना हो गया, हम ऊपर क्या ही कर सकते हैं। इसकी क्या रीज़न है? मतलब क्यों इतनी लंबी बैटिंग नहीं हो पाती है, इतनी सारी बॉल्स, इतना प्रेशर और एक घबराहट, जबकि हमारे इसमें सारे ही तो बच्चे नहीं हैं, इसमें आमिर जमाल, रिजवान भी हैं। क्यों स्कोर इतना ज़्यादा हम नहीं ऑन बोर्ड कर पाए? देखें, शुरू में अब्दुल्ला शफीक और अब्दुल्ला शफीक की जब विकेट गिरी थी उस वक्त साइम ने बड़ा अच्छा साथ दिया कामरान गुलाम के साथ। शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए, तो वो जो उनकी पार्टनरशिप लगी, ये स्कोर उसी की वजह से पहुंचा है। अदरवाइज अगर ये भी खुदा ना खासा जल्दी आउट हो जाते 200 का स्कोर तो फिर नहीं, 200 भी नहीं, 150 होना था। तो ये चीज़ें देखें, आपके जो ऊपर वाले प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्हें इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पहले भी उन्होंने ली है। अब्दुल्ला ने और शान ने सेंचुरियाँ की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैच में सेंचुरी करें और उसके बाद से आप इजी हो जाएं और उसके बाद आप कहें जी मेरी 100 मैचों में अब जगह पक्की है। आपको टीम की जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप देखें कि आपके पास जो मेजर प्लेयर है, बाबर, उसको आपने रेस्ट करवाया, शाहीन को आपने रेस्ट करवाया, नसीम को आपने रेस्ट करवाया, तो आपके पास अब पीछे जो है आपकी जिम्मेदारी फिर पूरी टीम की आपके ऊपर है। जो सीनियर्स हैं, जिनमें सऊद है, जिनमें शान है, जिनमें आमिर जमाल है, जिनमें अब्दुल्ला शफीक है और अनएक्सपेक्टेडली साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसने संभाली। लेकिन देखिए, बात सिंपल सी ये है कि उन्होंने इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। आप लोगों ने जानबूझ के हाँ, आमिर जमाल का बॉल जो है वो अच्छा पड़ा, वो अंदर की तरफ आया, लेकिन जब आप लोगों ने जो विकटें दी हैं वो ख़ुद भी दी हैं और ख़ुद जान भी छुड़ाई है एक तरह की कि यार बस हम जाएं और जाके रेस्ट करें। हाँ। आपके वही बॉलर थे इंग्लैंड के जिन्होंने आप लोगों को आउट किया, सऊद को आउट किया, शान को आउट किया, अब्दुल्ला को आउट किया। ये वही बॉलर थे जिनके आगे डिफेंड किया साइम ने और कामरान गुलाम ने। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डेब्यू में कामरान गुलाम ने सेंचुरी की और 13वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बैटर हैं। उनसे पहले आबिद अली ने लास्ट की थी 2019 में। 5 साल गुजर चुके हैं और 5 साल के बाद कोई ऐसा प्लेयर आया जिसने डेब्यू में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी स्कोर की है। तो अच्छी चीज़ ये है कि डोमेस्टिक के जब परफॉर्मर को आपने इज़्ज़त दी और उसने वो साबित कर दिया कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने वाला ज़ाया नहीं होता, या मतलब वो कोई प्लास्टिक के बॉल से सेंचुरियाँ नहीं करता रहा। उसने जो रन्स किए थे वो भी क्रिकेट बॉल से किए थे और अभी जो रन्स कर रहा है वो भी इसी तरह उसने किया और अपना उसने बिल्कुल मेरिट पर आया और मेरिट पर आके उसने शो किया कि ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी बाबर को रेस्ट करवाया तो कामरान गुलाम ने उसकी जगह ले ली। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, आपने अपनी जगह खुद बनानी होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो जब रेस्ट करने के जाते हैं तो रेस्ट करने का उनको कहा जाता है, तो इसलिए वो रेस्ट नहीं करते, वो डरते हैं कि हमारी जगह कोई और प्लेयर आएगा, वो परफॉर्मेंस ना दे दे। इनसिक्योरिटी है जो हम लोग पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन बाबर की क्लास अलहदा है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, एक बड़े प्लेयर को रेस्ट दिया गया है और अच्छी चीज़ है उनके लिए भी कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारें, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें, स्टेट ऑफ माइंड जो उनका है वो उसको थोड़ा चेंज करें। कामरान गुलाम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि अभी भी हम लोग नहीं सीख रहे।
कि एक जो लड़का है आपका यंग टैलेंट है, आपने देखे आपने बाबर को भी आजमा लिया हुआ है, सऊद को भी आजमा लिया हुआ है, साइम को बहुत आजमा लिया, चांस दिए, अब्दुल्ला को बहुत आजमा लिया, चांस दिए, तो कम अज़ कम आप जो बेंच पे आप ज़ाया कर रहे हैं हुरैरा को, आप उसको मौका क्यों नहीं देते? आपके पास एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है बेंच पे। आप लोग कहते हैं मिडल ऑर्डर हमारा कोलैप्स करता है, तो मिडल ऑर्डर अगर कोलैप्स करता है तो वो मिडल ऑर्डर में भी खेलेगा और ओपन में भी खेल सकता है। बिल्कुल सही बात। हुरैरा जो कि डबल सेंचुरी शाइन्स की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में की, वहां पर इतनी विकेटें जो है वो तेज होती हैं, सारा कुछ होता है, उस बच्चे ने की इधर भी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता रहा वो। अब वो क्या करे आप लोगों को शो करने के लिए? जब उसकी परफॉर्मेंस खराब होगी, जब वो आउट ऑफ टच होगा, तब आप उसे टीम में शामिल करेंगे, एक मैच देंगे, उसमें वो आउट हो जाएगा और उसके बाद आप बाय बाय कर देंगे। दिल बर्दाश्त हो जाएगा। तो यही तो चीज़ है कि अगर आप देखें, आपने एग्रेशन और गुस्सा देखा कामरान गुलाम का जब उसने सेंचुरी किया, तो ये वो निकल रहा था गुस्सा, जो वो वेट कर रहा था, काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करवाते रहे, हर कोई कामरान गुलाम की तरह नहीं होता। कुछ लोग जो है वो इतना ज़्यादा असर ले जाते हैं इस बात का कि फिर वो परफॉर्मेंस नहीं देखें, हुरैरा जो है, हुरैरा मेरे हिसाब से अगर आपने रेस्ट देना था अब्दुल्ला शफीक को, आप रेस्ट करवा सकते थे, करवाना चाहिए ना। अब और कब करवाना है आपको चाहिए था कि आप अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट करवाते, दोनों ओपनर्स यंगस्टर होते, हुरैरा और साइम, हाँ, वो परफॉर्मेंस देते, आपको नजर आता। आप लोग कंसिस्टेंट जो है वो एक तरह परफॉर्मर्स को मौका दें। शान मसूद को पता नहीं अब कौन मशवरे देता है, क्या होता है सारा कुछ, ये जैसन गिलेस्पी को किन्होंने पागल बनाया हुआ, तो वो उनको चाहिए कि यार मतलब एक टैलेंट है, उसके सारे स्टैट्स बताएं। जो स्टैट्स वाले बंदे हैं वो कम से कम हुरैरा के स्टैट्स आगे खोल के रखें कि सर ये चीज़ें इसकी परफॉर्मेंस है, ये इसकी परफॉर्मेंस अभी रिसेंट पास्ट में गुजरी है, शाइन्स में इसने परफॉर्मेंस दी है, डोमेस्टिक में ये परफॉर्मेंस देता रहा है। तो हुरैरा का हम लोग नाम क्यों लेते हैं बार बार? हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारे जो बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से कम उनकी जगह एक दफ़ा आप उसको आजमा लें, आपको पता हो, आपकी स्ट्रेंथ पता हो, हुरैरा की स्ट्रेंथ पता हो कि हुरैरा जो है हम लोग इस मौके पे इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो आपके पास बेंच पे जगह बंद प्लेयर ही ना हो, एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास बेंच जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपने बेंच को क्या करना है स्ट्रांग करके जब आप उसको मौका ही नहीं देते? बेंच मतलब उसकी लकड़ी स्ट्रांग करना चाहते हैं या कोई प्लेयर से यही समझें जो भी है। बेंच मतलब किस लिए बेंच होता है? वो तो इसीलिए होता है ना कि जब आपकी परफॉर्मेंस लैग कर रही है तो आप उसके बाद प्लेयर्स को बेसिकली आपने स्ट्रांग करना है ना। पता नहीं कौन सा ये ना बेंच है ना स्ट्रेंथ है। अच्छा कादिर, अभी मतलब अगर हम देखते हैं तो साजिद खान जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने पूरी कोशिश की क्रॉली को आउट करने की, लेकिन लेग बिफोर विकेट का पहले दे भी दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद जो आई गेस रिव्यू पर जाने के बाद जो है वो फिर नॉट आउट रहे हैं और तकरीबन कोई 70 के करीब स्कोर हो चुका है और अभी तक कोई विकेट नहीं गई है इंग्लैंड की। तो क्या लग रहा है कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी अगर हम बात करें ना इंग्लैंड की, हाँ, तो उनके स्पिनर्स में से लीच को जो है वो मदद मिली है, जो लेफ्ट आर्म बॉलर है स्पिनर, बिल्कुल ऐसे ही है। आप शुएब बशीर को देखेंगे इतनी हेल्प नहीं मिली उसको, हाँ नहीं मिली, होता है समटाइम्स या राइट आर्म जो स्पिनर है जो उसको मदद इतनी नहीं मिल रही बनस्बत नुमान अली। मतलब हम अगर अपने मैच की बात करें तो साजिद खान या जाहिद महमूद में से मुझे लगता है कि नुमान अली का ज़्यादा तंग कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि उनका एंगल, उनकी लेफ्ट आर्म है, फिर उसके बाद उनकी पड़ के बाहर आनी है, लेफ्टी बैटर को अंदर आनी है, तो उनके दफ़ा काफ़ी मरतबा चांसेस भी मिले हैं। साजिद खान ने अभी ये क्रूशल एक रन आउट मिस किया है जो कि बड़ा अच्छा हो सकता था पाकिस्तान के लिए, वो उनका हाथ लग गया और वो काफ़ी फासला था, लेकिन उनको उखाड़ देनी चाहिए थी एक विकेट भी ताकि वो आउट हो जाते। लेकिन अब चले, जो गुजर गया। अब आने वाली चीज़ हमारी देखें, हमारी चीज़ ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, हाँ, आज जो है वो पिच ने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट किया है, ठीक है, लंच से पहले भी बाद में भी, तो फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आमिर जमाल है, अगर खुदा न खास्ता आमिर जमाल भी इंजर्ड हो जाता है, ओवर कर करके उसको हैमस्ट्रिंग हो जाती है, कोई हैपनिंग हो जाती है, तो फिर आपके पास 5 स्पिनर की ऑप्शन है, हाँ, मतलब 3 आपके रेगुलर हैं और 2 आपके नॉन रेगुलर स्पिनर हैं, ठीक है, साजिद है, नुमान है, जाहिद महमूद है, सऊद है, सलमान अली आगा है और साइम अयूब है। सऊद भी करते हैं, सऊद भी कर लेते हैं, तो 6 आपके पास स्पिनर। आप स्पिनर के साथ आपकी जब विकेट आपको देखने में बज़ाहिर स्पिन आपने बनाई, खुश करते रहे, सारा कुछ किया, अब वो सपोर्ट फास्ट बॉल को करने लग गई, फास्ट बॉलर को, उन्होंने विकेटें ली फास्ट बॉलरों ने, आमिर जमाल को अंदर जाती बॉल ने आउट किया, तो आपके पास फास्ट बॉलर है एक,
कम अज़ कम आपको 2 फास्ट बॉलर और इन स्पिनर्स में से 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, ताकि आपके पास पीछे भी 2 स्पिनर हैं, 4 स्पिनर हो जाते। तो मेरे ख्याल से कि ये वाला डिसीजन थोड़ा सा मुझे लगा है कि गलत हुआ है कि आपने फास्ट बॉलर एक शामिल किया। थोड़ा सा नहीं, गलत ही हुआ है। और मीर हमजा को शामिल कर लेते, मतलब इतना क्या इशू था कि आपने सारे ही स्पिनर शामिल कर लिए हैं। कुछ एक प्लानिंग तो नज़र आती है ना। देखिए, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आपने कहा कि तमाम टॉप प्लेयर्स जो हैं वो रेस्ट करें, हमें नए लोगों को आजमाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको भी तो ठीक से आजमाना है ना। आपने सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपने स्पिनर्स पर डाल दिए, और फिर अब विकेट को भी तो देखना ज़रूरी है ना। अभी जिस तरह की पिच है, आप देखें कि जिस तरह आप बात करें कि लीच को ज़्यादा सपोर्ट मिली है वहाँ पर, अगर हम इसके बाद देखते हैं तो इंग्लैंड भी तो मतलब कितने स्पिनर्स के साथ गया है, वो भी एक कॉम्बिनेशन के साथ गए ना। हमने यहाँ पर सारे के सारे स्पिनर्स ऐड कर दिए। अब इस वक्त जो है वो कादिर, लास्ट टाइम भी आपकी प्रेडिक्शन थी और तकरीबन जो है वो काफ़ी हद तक सही साबित हुई थी, क्योंकि स्कोर जो आपने कहा था आज के दिन में इतना करना चाहिए, वो उससे करीब करीब स्कोर उन्होंने किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने हिस्ट्री तो हमेशा से कायम करने में हमारा बहुत बड़ा नाम है कि हमने हिस्ट्री कायम कर दी कि हम 650 रन बनाकर भी हार गए। तो अब ये बताइए कि क्या लग रहा है कि कितने रन जो है वो आज इंग्लैंड बना लेगा और कितने रन की लीड ले सकता है? देखिए, जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, और मुझे लगता है अभी 2.25 घंटे तकरीबन पड़े हैं, तो वो इसमें 250-300 तक जा सकते हैं आज के दिन में। और जिस तरह वो खेल रहे हैं, मतलब 7-8 की वो रन रेट से खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रन रेट होती है टेस्ट क्रिकेट में। तो वो जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे लगता है अगर 2-3 विकेटें गिरती हैं आज के दौर में ना, तो फिर वो डिफेंसिव मोड में थोड़ा सा चले जाएंगे। वो उनकी क्रिकेट नहीं है डिफेंसिव वाली, वो मार धाड़ वाला है। और चूँकि अब हमारे पास स्पिनर हैं, तो स्पिनर में वो चांस भी नहीं लेंगे आगे बढ़ के मारने का, क्योंकि उनको स्टंप का भी ख़तरा होगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि आज का स्कोर तकरीबन 200, 250, 250 तक जा सकता है मेरे मुताबिक। और अगर पाकिस्तान विकेटें लेने में कामयाब होता है 3-4, हाँ, तो पाकिस्तान फिर इसमें वापसी करेगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्रॉ तक सूरत हाल जा सकती है। ड्रॉ नहीं होता, ड्रॉ नहीं होगा, इसका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलेगा। यानी आपको लगता है या इंग्लैंड या पाकिस्तान? 100% रिजल्ट निकलेगा। अगर आज के दिन में हमारे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, 4-5 उड़ा देते हैं 150 के अंदर अंदर, 125 के अंदर अंदर, तो फिर हमारा कम बैक होगा और फिर हम लोग डोमिनेट करेंगे और फिर वो प्रेशराइज हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि आज कम से कम अपना हदफ 2.25 घंटे में 5 विकेटें रखें, कि 5 विकेटें हों। आई विश के इतनी विकेट्स हम निकाल लें, तो मैं कहती हूँ कि, लेकिन बात निकल आती है टेस्ट क्रिकेट में। आप देखें, यके बाद दीगरे आउट होते हुए पता नहीं लगता। कोई भी आप जो है वो जब प्रेशर होता है, आप दूसरे एंड पे प्रेशर जाता है, फिर वो कोई गलत शॉट मारता है। स्पिनर हमारे अच्छे हैं तीनों, हमारे जो साइम है वो भी कर लेता है, सलमान आगा अच्छा स्पिनर है, लेकिन हमारे जो 3 जेन्युइन स्पिनर हैं वो भी बेहतरीन है, नुमान, साजिद और जाहिद महमूद। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 3 से 4 विकेटें तो मस्ट गिरनी चाहिए। सही, चलें उम्मीद करते हैं। अच्छा कातिल, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें, आज एससीओ का इजलास भी था और जयशंकर जी भी आए हैं भारत से, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं उनसे बात भी करूंगा, उनको विजिट भी करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो कहाँ तक मामला पहुँचे, क्या कन्विंस कर पाए, कोई गुफ्तगू हुई, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, अब भारत के पास मेरा ख्याल है कि कोई जवाब पैदा नहीं होता कि वो अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजें। उनके बाकी खेलों की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनकी एमएमए की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनकी कबड्डी की टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। मतलब जो इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं उसमें यहाँ पर उनके एथलीट्स आकर खेल चुके हैं। अब उनके रहते सहती कसर उनके जो है वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके ख़त्म कर दी। जयशंकर आए पाकिस्तान में, उनका अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, पीएम से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली एक फेडरल मिनिस्टर हैं इंटीरियर के, वो भी मुलाकात करेंगे उनके साथ, और ऑब्वियसली इसके मुतल्लिक ब्रीफिंग भी होगी, बातचीत भी होगी। और अच्छी चीज़ ये है कि चलें जयशंकर पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की ऑब्वियसली ये इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, उस पर भी ब्रीफिंग उनको दी जाएगी। उनको एक डॉक्यूमेंट्री हो सकता है दिखाएं वो सिक्योरिटी के हवाले से कि ये तो दिखाई नहीं है, ये सारी चीज़ें देखें। डॉक्यूमेंट्री क्या दिखाएंगे? नो कमेंट्स। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है कि वो अब ये इसमें बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी से याद है कि स्टेडियम गए थे, गद्दाफी स्टेडियम, और वहाँ पर ब्रीफिंग थी। डायरेक्टर जो उनके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, काजी,
उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, तो वहाँ पर उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो हदफ है 31 दिसंबर 2024 तक जो हदफ दिया गया है चेयरमैन की तरफ से कि इसको कंप्लीट करना है, तो वो अच्छी तेज़ी से काम जारी है और 24/7 वहाँ पर काम हो रहा है। तो हम लोग जब पिछले हफ्ते जो चीज़ें छोड़ के आए थे वो आज तामीर हुई हुई थी, तो ये अच्छी चीज़ है कि मतलब आप जो है वो एक तेज़ी से काम हो रहा है और मजबूती से काम हो रहा है। 7.5 अरब रुपए का ये बजट है तखमीना, इसका जो लागत आएगी इस स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे हाली, तो ये ह्यूज अमाउंट है 7.5 अगर बिलियन। वक्त पर बन जाता है और इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो फिर 7 अरब क्या, फिर तो आपको अच्छे जी देखें ये आपका स्टेडियम बन जाता है 31 दिसंबर तक, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पूरे स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं और पूरे स्टेडियम को अपग्रेड कर रहे हैं। एक मतलब एक बिल्डिंग होती है ना, ये फ्रंट मेन बिल्डिंग, तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, आपने पूरा स्टेडियम खोद दिया है। हर इंक्लूयर इस टाइम पे टूटा हुआ है, हर इंक्लूयर जो है वो नया बनेगा, तो ग्राउंड के नज़दीक भी आ रहा है। एक तो पहले ये होता था कि हम लोग जहाँ पे बैठ के देख रहे होते थे उसके दरमियान में जो बाउंड्री रोप थी उसमें इतना फासला था कि 5 प्लाजे तामीर हो सकते थे उसके दरमियान में। तो अब जो है वो बाउंड्री रोप से 5 मीटर के फासले पर आवाम बैठी होगी, जिस तरह बाहर आउट ऑफ कंट्रीज जो है वो स्टेडियम में बैठी होती है। अच्छा, अब उसमें ये आता है सवाल, जंगले भी हटा दिए, अब जंगले भी नहीं होंगे, ठीक है, जो सिक्योरिटी वाले जंगले मतलब बाहर की लेकर आए ना, फिर जो नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो उनका भी हाल निकाल लिया। हाँ। वो आपको याद है जंगों में जब जगह होती थी ना, तो आमने सामने वाली फौजें जब होती थी ना इकट्ठी, तो ये डर होता था कि जनाब ये हमारे घर ना घुस आए, जंग का खतरा होता था। तो ना वो अपने किले के इर्द गिर्द ना ऐसी खंदक खोद देते थे कि वो आवाम जब आती थी तो वो नीचे गिर जाती थी। अच्छा। उसके अंदर गिर जाती थी और इतनी हाइट थी कि वो ऊपर भी नहीं चढ़ सकते थे। अब यहाँ पे भी खंदक खोद रही है और यहाँ पर भी उन्होंने खुदाई कर दी है खंदक की, तो वो आवाम जो है वो तकरीबन 20-25 फुट गहरी खंदक है, उसके बाद बाउंड्री रोग है, तो अवाम नहीं आ सकेगी। इलाज है हमारे पास पाकिस्तानियों का। क्या बात है, क्या बात है। अवाम क्या करेगी, ज्यादा खंदक के पास खड़े होकर मैच देख लेगी, इंजॉय कर लेगी, आगे तो नहीं आ सकती। ये ना हो कि ये ना हो कि प्लेयर बाउंड्री से बॉल पकड़ते पकड़ते वो भी जाते। एग्जैक्टली मेरे मुंह की बात आपने छीन ली है। एक तो मैं ये कहने लगी थी कि हमारी आवाम तो वो है जो एक वीडियो बनाने के लिए मतलब दरियाए रावी के ऊपर खड़े होकर भी बनाते हैं, लेकिन ये है कि हमारे प्लेयर्स वाकई में अगर बॉल वहां तक चली गई तो उसका भी तो नुकसान हो सकता है ना हमें। हाँ, उस पर कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ें बैरियर्स वगैरह होंगे, लगाने पड़ेंगे जब प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए खास तौर पे, क्योंकि बाउंड्री रोप के बिल्कुल पास हमने देखी है वो खंदक जो है उसकी खुदाई हो रही है और कंक्रीट की खंदक है। तो चलें, होप फॉर द बेस्ट, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, अच्छी चीज़ हो कि स्टेडियम्स हमारे रावलपिंडी, कराची और लाहौर नुकसानदेह इन सेंस के अभी हमें कोई ऐसा, उन्होंने ये कहा है कि जंगलें नहीं है, खंदक खोदी जा रही है और उसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन तो होगा कि नुकसानदेह वो ना हो सकता है उसके आगे कोई फेंस लगा दें, कोई जाली लगा दें, कोई ऐसा सिस्टम करें, लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख कर ही वो करेंगे। जो भी करना है, खंदक खोदनी है या खंदक भरनी है, मेरी तो ये दुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे मामला क्लियरली हो जाएं, ताकि जिस मकसद के लिए हमने ये तोड़ फोड़ की है और हमने उसको ठीक करने की कोशिश की है वो मामला सारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर तमाम टीम्स जो हैं वो मौजूद हों, ताकि इतना जो अभी ये लाहौर के ऊपर इतनी मेहनत हो रही है तो इसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। ये ना हो कि बस ये मेहनत ही रह जाए और बाद में हम सोच रहे हो कि ये वेन्यू जो है वो किसके लिए रखना है। अच्छा कादिर, ये बताइएगा कि अगेन मेरा सवाल वहीं पर है कि कितने चांसेस हैं कि जयशंकर जी से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात हो सकती है? देखिए, अभी आज तो इजलास चल रहा है और गाए बेगाए तमाम मिनिस्टर्स की उनके साथ गुफ्तगू होगी और लेकिन मोहसिन नकवी साहब से जब हमने पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि ऑब्वियसली इस पे बातचीत करेंगे। देखें, इंडिया को ना अब थोड़ा सा मैच्योर इस हवाले से भी हो जाना चाहिए कि अगर आप लोग अपना मिनिस्टर भेज रहे हैं तो या तो आप लोग मिनिस्टर ना भेजते या हमारी टीम आपके पास ना आती 2023 में, हम लोग आकर जाते कि भाईजान हमने नहीं जाना, हमारे हालांकि हमारे वीज़े नहीं जारी किए दिल्ली ने, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट थे उसमें कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस टाइम की मैनेजमेंट का भी था, नहीं उस टाइम की मैनेजमेंट का कसूर भी था। जिन्होंने अपने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए 10-15 अपनी खाना पूरी की खातर कि मैंने भी जाना है, तो ये ना हो कि पीछे से बैशिंग शुरू हो जाए, तो उन्होंने मनपसंद अफराद के वीज़े लगवाए और उनको ले गए
उसके बाद जो आईसीसी को भी नहीं कहा, इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की उन्होंने, कोई हलचल नहीं हुई उस हवाले से। उस चीज़ को खैर गोली मारे, हम लोग तो वेलकम करेंगे उनके तमाम जर्नलिस्ट को, उनके अभी भी जर्नलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर उसकी एससीओ के इजलास को कवरेज करने के लिए। तो हमारा दिल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ा है, सिर्फ इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। इंडियन अवाम का दिल बहुत खुला है, इंडियन अवाम भी बहुत अच्छी है, और जिस तरह पाकिस्तान के लोग हैं कल्चर वाइज, खाना वाइज, सारी चीज़ें वो वैसी ही हैं। लोग दोनों साइड्स के बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिकली जो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी होती है जिसमें काफ़ी हद तक नुकसान खेलों का होता है, खिलाड़ियों का होता है, और हमारा भी होता है थोड़ा बहुत। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का जो बोर्ड है उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। हम लोग बहुत वेलकम अच्छा करना जानते हैं, और जिस तरह अभी काफ़ी सरबराहान मुमलिकत आए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनको भी अच्छे तरीके से वेलकम किया पाकिस्तान ने, जिसका पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। देखिए कादिर, सिक्योरिटी का तो मसला अब नहीं रहा कोई बाकी, कि अगर कोई ये कहता है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सिक्योरिटी का इशू तो कोई भी नहीं है। लेकिन जो एक कंसर्न है इंडिया का, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि हमें अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी है, वो ये है कि वो ये जानते हैं कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। तो वो कहते हैं कि हम क्यों इतना फ़ायदा दें पाकिस्तान को। यार ये कैसी बात की है उन्होंने, मतलब इकोनॉमिकली फ़ायदा दें? मुझे अजीब बच्चों वाली जिद है कि जी मेरा बैट है, मैं खेलना है तो मैं नहीं खेलने देना। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान को, अच्छा वैसे तो भाई पाकिस्तान की टीम से उसको फ़ायदा नहीं होता। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये गलत कर दी, मैंने एवं पारा ही करता है मेरा इस टाइम। तुसी मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे आईसीसी चूरन बेचता है, ठीक है? आपके जो ब्रॉडकास्टर्स कमर्शियल राइट्स हैं, जो आपकी मुख्तलिफ ब्रांडिंग है, जो आपके एयर टाइम है, वो किसके ना मैच से बिकता है? इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से। हाँ। पाकिस्तान अगर कहता इंडिया नहीं जाता, पाकिस्तान इंडिया का मैच वहां पर शेड्यूल था, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर देता, कहता जी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। ब्रॉडकास्टर्स मारना जाते हैं वहां पे, बताएं मुझे, जिन्होंने कमर्शियल राइट्स बेचे हुए थे, जिन्होंने एयर टाइम बेचा हुआ था मुख्तलिफ जो है वो ममालिक में, जो ब्रॉडकास्टर था वो आईसीसी ना मर जाता। तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया खाली मामा बना हुआ है? पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है भाई। पाकिस्तान अगर ना जाता तो इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा कैसे होता वर्ल्ड कप से, ये बताएं। लेकिन उनको तो वैसे भी कादिर, उनकी तो मसाइल वो ठीक है, चौधरी हैं इस टाइम पे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता या पाकिस्तान मैच नहीं खेलता इंडिया से, ठीक है, बायलैटरल सीरीज तो नहीं होती। बायलैटरल सीरीज अगर हो तो उनको पता है कि पाकिस्तान ने धो डालना है इनको, ठीक है? किधर? इंडिया को। कैसे? आप स्टैट्स उठा के देख लें। वो पास्ट की बात थी। नहीं, पास्ट बांग्लादेश आकर हरा कर जा रहा है। पास्ट पूछ कोई नहीं होता। ये वो तो फिर मैच जो है ना वो डू एंड डाई सिचुएशन होती है। उसमें कई दफा ऐसे मैचेस हुए हैं जो वन साइडेड भी हुए हैं। नहीं कादिर, आपको एशियन वाले छक्के पता है? करती हूं इस बात से। नहीं ये क्या बात हुई? वो भाई ये इन प्लेयर्स में भी है, ये अब सिर्फ इत्तेफाक की कमी थी। वो अल्लाह करे इनके ज़हन में अल्लाह ताला थोड़ी सी नरमी डाले, ऐसा टाइम आए कि हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। आप कर रहे हैं, अगर आप पेपर वाइज देखते हैं तो उनकी टीम बहुत बड़ी है हमारे से, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम बेहतरीन टीम और दुनिया की ताकतवर टीम में इस वक्त शुमार है उनका। बल्कि मैं समझता हूँ कि लीडिंग इस वक्त वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया की क्रिकेट को। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ आपसी ताल्लुकात और दिल में बुग़्ज़ की वजह से ख़राब हुई है। अदरवाइज आप उनकी परफॉर्मेंस पे, आप बाबर आजम के स्किल्स पे, आप बाबर आजम के टैलेंट पे शक नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? वो उसका दिमाग नहीं खराब कि वो नहीं, उसका दिमाग नहीं खराब कि वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, ऐसा बैटर है और वो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं देगा। आता है यार, फेज आता है, एक बड़े प्लेयर पे आता ही आता है, हर प्लेयर पर आता है। उसको ओवरकम कैसे करना है, उससे निकलना कैसे है, सोशल मीडिया के जाल में नहीं फंसना, किसी की बातों में नहीं फंसना, अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारो, अपना चिल करो, अपना दिमाग को रिलैक्स करो और वापस आओ क्रिकेट खेलने फ्रेश माइंड के साथ। आप जब सोशल मीडिया पे जो देख रहे होंगे, कोई आपके हक में है, कोई खिलाफ है, कोई आजकल चूरन बेच रहा है बाबर आजम के नाम पे, कोई दुकान अपनी सजाई हुई है उसने, कोई 2-3 बैठ जाते हैं नमूने, वो आके अपना शुरू कर लेते हैं। कोई साबिक क्रिकेटर है हमारे, उन्होंने अपना चूरन बेचना शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ ऑनलाइन जो है वीडियोज़ पे। तो ये चीज़ें उसको ख़राब करेंगी। अभी ये मैं देख रही थी कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो अब्दुल रऊफ़ खान साहब हैं, इन्होंने ये कहा है कि जनाब अपने ये नखट्टू भांजे भतीजे
दामाद, इनको मत लेकर आए टीम में, तो टीम जो है वो कामरान गुलाम जैसे बहुत सारे लोग सामने लगे। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और तकरीबन बहुत सारे लोगों को ये एक तरह से उनका पैगाम जारी है। अब देखें, मैं एक बात करूंगी, शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन कहते हैं कि सच बोलते हुए घबराना नहीं चाहिए। अगर अभी जिनके तो मतलब आगे बच्चे नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट में, वो तो ये बात खुलकर कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा तो वो है, तुम्हारा वो है, लेकिन जिनके बच्चे खेल रहे हैं उनका सिर्फ ये कसूर नहीं है कि उनके सिर्फ खेल रहे हैं तो वो इस तरह से मतलब गुनहगार हो गए कि जनाब वो खेल रहे हैं। यही लोग परफॉर्मेंस देते भी आए हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, अब्दुल रऊफ साहब काबिल भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है। कभी भी ना होता है गुस्सा, सब में होता है, लेकिन कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप रिश्तेदारी साइड पे कर दें, यहाँ पे हर बंदा किसी ना किसी रेफरेंस से किसी ना किसी तरीके से आता है, एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस बंदे में मतलब वो टैलेंट नहीं है और वो क्रिकेट बोर्ड का सीईओ लग गया, वो बिल्कुल ही सिफारिश या वो जो है वो कप्तान बन जाए, ऐसे नहीं मुमकिन हो सकता। ये पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम थोड़ी है जिसमें रिश्तेदारी चलेगी और वो परफॉर्मेंस के बगैर अंदर आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि एक रेफरेंस है, अगले बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या करेगा रेफरेंस? बिल्कुल ऐसे ही, आई टोटली पूरी दुनिया उसको जो है वो वाज़ेह हो जाता है ना। अभी आजम खान के ऊपर लोग तनकीद करें जबकि वो लीग्स में परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा कादिर, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कराची प्रीमियर लीग जो है वो जारी होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी हैं, और कराची जहां पर इतनी सारी लीग्स होती हैं वहां पर कराची प्रीमियर लीग ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। ये उनका सीज़न 2 है और जनाब उसके ऊपर नज़रें भी सबकी हैं, और समा टीवी क्योंकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगा, एक बहुत ही त्यौहार जैसा समा होगा। तो जनाब हमें ज्वाइन किया है KPL के चेयरमैन मिस्टर मोइज़ बिन जाहिद ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट में इतने सारे मसाइल हैं, उसके अंदर ऐसी लीग्स का होना जो है वो डेफिनेटली एक खुशाइन बात है। हमारे लिए कुछ ऐसा होगा कि हमारे लोग जो अभी इस वक्त तनज़्ज़ुली को देख देख कर दिल बर्दाश्त हो रहे हैं, वो डेफिनेटली एक नया टैलेंट देख कर बहुत खुश होंगे। तो मोइज़ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके अंदर हम क्या बिल्कुल तमाम जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ही न्यू टैलेंट है, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पहले के जो लोग जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे थे वो भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, पहले की भी इंशाल्लाह ताला इसमें जो हमारे पाकिस्तान खेले हुए वो होंगे इस टीम में। उसका रीजन ये है कि मेजॉरिटी जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ग्रास रूट है, जो इंशाल्लाह यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। राइट। उस ग्रास रूट के साथ जो उसका सीनियर प्लेयर है वो पाकिस्तान खेला हुआ जो प्लेयर होगा उसके गाइडेंस में खेलेगा, अंडर हिज कैप्टनसी खेलेगा, तो उसको बेसिकली वो ग्रूम होगा। तो हमारा बेसिकली जो मकसद था वो यही था कि ग्रास रूट टैलेंट जो है अपने सीनियर्स के साथ खेलें, और वो एक अच्छा जो है अपने साथ जो अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जब खेलेंगे तो उनको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर्स कितने एक्साइटेड हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लीग है ये कितना नया टैलेंट प्रोड्यूस कर सकती है? माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी वाला बना हुआ है यहाँ पे जी, माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला बना हुआ है। रोज जो है बस समझें कि हमारे पास भी बड़ी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। जब एक लड़के के स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं, मगर हमारे कुछ वजूहात हैं, हम भी जाहिर सी बात है एक लिमिटेड हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन का, तो क्योंकि हमने टोटल 160 प्लेयर्स हैं हर टीम में, जो हमारे 120 प्लेयर हैं और 8 टीमें, तो 160 प्लेयर्स हम इंडक्ट कर सकते हैं। तो वो 160 माशाल्लाह हो गए हैं, मगर हमारे पास जो रिज्यूमेस आ रही हैं वो अबव 500-600 आती हैं, तो हमें तकलीफ भी होती है, मगर हमारे लिए भी यही है कि इंशाल्लाह ये पहला अपना दूसरा सीजन है और आगे भी सीजन है, जिनको भी इस दफा चांस नहीं मिल रहा वो आगे इंशाल्लाह ताला उनको जरूर मिलेगा चांस। तो बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है, ना सिर्फ हमारी टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से बल्कि आवाम की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हैं कि जल्दी वक्त आए, एक एक दिन जो है वो हम मुश्किल से गुजार रहे हैं, क्योंकि इट्स रियली एन एक्साइटमेंट बिकॉज यूनुस खान साहब उसके प्रेसिडेंट हैं और इसी के साथ एक नया टैलेंट हमें देखने को मिलेगा। कादिर ख्वाजा भी मेरे साथ मौजूद हैं, समा टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, तो ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सभी यहाँ पर एक्साइटेड हैं, तो कादिर साहब आप क्या पूछना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि ये लीग तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस तरह की इनिशिएटिव होने चाहिए जो ग्रास रूट लेवल के क्रिकेटर्स को ख़ास तौर पे प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अभी बहुत मुश्किल होता है कि ग्रास रूट लेवल वाले क्रिकेटर को आगे लेकर आया जाए। क्या इसका एनओसी सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपको मौसूल हो चुका है? क्या अंडर 19 के प्लेयर्स हैं या अंडर 16 के प्लेयर्स हैं, उनके हवाले से एनओसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है या नहीं दिया? वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सैंक्शनड हुई हमारी लीग है और इसमें जो प्लेयर्स हैं हमारे जो खेल रहे हैं, जो बोर्ड से एफिलिएटेड हैं, जो बोर्ड के पेरोल्स पे हैं, जो बोर्ड के साथ हैं, तो उनकी भी एनओसीज, वो इंडिविजुअल एनओसीज जो होती हैं वो हमारे पास आ रही हैं सारी। और जो अंडर 19 अंडर 16 प्लेयर्स हैं, और वो भी आपको बहुत ज्यादा टैलेंट नजर आएगा। हमने बहुत सारा टैलेंट ऐसा उठाया इस लीग में जो इंशाल्लाह ताला जिनको इस दफा एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर नेक्स्ट कोई लीग खेलेंगे तो एनओसी लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम बनेंगे इंशाल्लाह ताला इस लीग से। इंशाल्लाह और उम्मीद यही है कि सारी चीजें बहुत अच्छी, बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और बोर्ड का ही सपोर्ट हमारे साथ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत हमारे साथ सपोर्ट की है, कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला उनसे हमारी बेसिस, हम रेगुलर बेसिस पे हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है उसमें बड़ी अच्छी, हम एक उम्मीद के साथ चल रहे हैं। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फिर हमारा जो मेन मकसद है वो इस लीग से पाकिस्तान को एक अच्छा नाम निकाल के दें। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल ये भी है कि ये कराची के नाम पर चूँकि ये लीग हो रही है, तो इसमें ओवरऑल पूरे सिंध से लोग आएंगे या पूरे पाकिस्तान से प्लेयर शिरकत करेंगे? और जिस तरह लाहौर कलंदर्स और मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज जो हैं वो टैलेंट हंट प्रोग्राम एक स्टार्ट करती हैं, क्या आप भी ये शुरू करने का सोचा है या करेंगे फ्यूचर में? नाम कराची का है और कराची पाकिस्तान का पार्ट है और बिजनेस हब है हमारा, और बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। तो हमारी वैसे ये ऑनर है कि हमारे पास कराची का टाइटल है, मगर इस कराची में सब लोग आ रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको नजर आएंगे सारे प्लेयर्स। कोई पंजाब से है, कोई KPK से है, कोई इंटीरियर सिंध से है। बहुत ऐसे नाम हैं जो इंशाल्लाह ताला वो उजागर होंगे इस लीग से और नजर आएंगे, आपको काफी लोग नजर आएंगे। जो प्लेयर्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। बिल्कुल सही है मोहित साहब, यानी ये तो आपने और एक्साइटमेंट का लेवल हाई कर दिया ये बताकर कि ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि ये ओवरऑल बहुत सारी जगहों से एक डिफरेंट टैलेंट जो है वो इसके अंदर शामिल होगा, और सिर्फ आई बॉल्स जो हैं वो कराची की हद तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमें टैलेंट निकलने को मिलेगा, और आगे हमारी क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा ये टूर्नामेंट हो, और समा स्पोर्ट्स के ऊपर हम इसको लाइव भी करेंगे, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और आई विश के एक अच्छा टूर्नामेंट के साथ हमें एक अच्छा टैलेंट भी मिले। बहुत शुक्रिया आपका मोहित साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ कादिर, अब आप देखें कि हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इतनी सारी रेज्यूमेज उनके पास आती हैं जहाँ पर लोग आते हैं और क्रिकेट में शामिल होना चाहते हैं। रिसेंटली मैं जब बाहर गई हूँ मैंने वहाँ पर देखा है छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका टेम्परामेंट इतना ज़्यादा है कि वो सुबह से खेलना शुरू होते हैं, शाम तक खेलते रहते हैं। कादिर, नया टैलेंट हमारे पास किस हद तक मौजूद है जो अभी सामने आया ही नहीं है? देखें, हमारे पास लाखों की तादाद में इस टाइम पे क्रिकेटर्स मौजूद हैं। क्या बात है। और आप ये देखें कि अगर लाखों की तादाद में हैं तो उनमें से 11 अच्छे कोई टैलेंटेड प्लेयर नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है। निकल आएंगे ना। हाँ। ढूंढने किसने? ढूंढने मैंने आपने नहीं है, ढूंढने जुनैद ज़िया ने, ढूंढने अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने, ढूंढने नदीम खान साहब ने, डायरेक्टर डोमेस्टिक। अब नदीम खान साहब और अब्दुल्ला खुरम न्याजी जो हैं वो बज़ाहिर तो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन डोमेस्टिक के लिए अगर आप लोगों ने तलाश नहीं शुरू करनी, अच्छे परफॉर्मर को नहीं लाना, आप उसको ग्रूम नहीं करेंगे, आप अंडर 19 के लड़के को आप मुख्तलिफ रीजन से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जब आप उनके मैचेस ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें टैलेंट है, इसमें नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक प्लेयर की ना एक शॉट खेलने से अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितना टैलेंट है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये हाँ जी, और ये सारा दिन NCA में बैठ के जो है वो चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं और वापस घरों को जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता, जैसे हाफिज साहब कहते हैं काले चश्मे लगाकर, ऐसे नहीं होता। आपको ग्राउंड्स में जाना चाहिए। आप अपनी रोजी रिज़्क कमाते हैं, ज़रूर कमाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन उसको हलाल करें। आपको जो सैलरी देते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको रखा हुआ है, तो कम से कम आप इतना जो है वो जस्टिफाई करें अपनी नौकरी को कि लोग आपको सराहें और आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए।
लोग आपके लिए बुरे अल्फाज में ना आपको याद करें कि प्लेयर आपको फ़ोन करे और आप कहें जी आप रिटायरमेंट दे दो, हमने तो एनओसी नहीं देना। बिल्कुल सही बात। ये चीज़ें आपको और आपके फिर प्लेयर्स के दरमियान गैप बनाती हैं, ठीक है, मिस कम्युनिकेशन गैप, और फिर उसके बाद आपको जो टैलेंट होता भी है वो भी नहीं मिलता और वो ज़ाया हो जाता है। वो बेचारा 20-22 साल की उम्र में ज़बरदस्त एक क्रिकेटर बन चुका होता है, क्योंकि उसने 9-10 साल से क्रिकेट खेलनी स्टार्ट कर देते हैं। जो प्रॉपर जिसको क्रिकेटर बनाने का शौक होता है ना बच्चों को, वो 9-10 साल में उसको क्लब में डाल देता है। 12-13 साल में अंडर 13, अंडर 16, फिर अंडर 19, लेकिन वो ज़ाया हो जाता है। जब 20-22 साल में आपको वो चांस आप उसको अवेल नहीं करेंगे। इंडिया क्या करता है, इंडिया अपने यंगस्टर को 21-22 साल वाले लड़के को उठाता है और टीम में आके डाल देता है जिसके पास टैलेंट है, जो परफॉर्मेंस देता है अपने रणजी ट्रॉफी में या दूसरी दिलीप ट्रॉफी में, आईपीएल में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ज़ाया नहीं करने देता, वो उनको मुसलसल जो है वो यूटिलाइज करता रहता है। आप क्या करते हैं, आप वही जो है वो जो आपके सीनियर्स और लेजेंड्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो साइंटिस्ट सुपरस्टार्स हैं, आप उनके साथ ही जाते हैं। आपको अपनी बेंच पर, आपको अपनी लॉट पर यकीन ही नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि प्लेयर, ये वाला प्लेयर जो है क्या है क्या नहीं है। अब ये गौर करें कि अंडर 19 के आगे 2 मेजर टूर्नामेंट आ रहे हैं। अंडर 19 का जो है वो रीजन्स का पहला दिन हुआ, एक मैच भी हो गया, एक दिन भी गुजर गया, लेकिन उसके बाद से अंडर 19 की कोई खबर ही नहीं है। क्योंकि अंडर 19 आप देखें, अंडर 19 पे वो कोई किसी का फोकस ही नहीं है। अंडर 19 का फोकस खत्म कर दिया, उन्होंने कहा जी चैंपियंस कप की वजह से इसको अंडर 19 के टूर्नामेंट को खत्म कर रहे हैं, हम इसको आगे कर रहे हैं पोस्टपोन, नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर। अच्छा, नागुज़ीर वजूहात क्या है जी, कि चैंपियंस कप है। अब चैंपियंस कप खत्म हो चुका है, डिपार्टमेंट का भी अब जो है वो फाइनल है, तो आप कम से कम अंडर 19 वाले बच्चों का क्या कसूर है भाई, उसको तो शुरू करवाएं। आगे उनके 2 महीने बाद या महीने बाद उनके टूर्नामेंट आ रहे हैं बड़े, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उनका तो ना कैरियर जाया करें। अब वो बेचारे प्रैक्टिस कैसे करके जाएं? देखिए, मैं यही बात करती हूँ कि ये अब जो इनिशिएटिव जिस तरह से केपीएल का है, तो ये एक मौका है ना, एक प्लेटफॉर्म है कि नए प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर तो आएंगे। 160 क्रिकेटर बच्चा जो है वो तो कम से कम मोबिलाइज हो रहा है ना, हो रहा है। और उनके पेरेंट्स जिन्होंने उन पर मेहनत की है, उन पर इन्वेस्टमेंट की है, उनको कितनी खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वरना आप देखें कि कहाँ पर ये वही प्लेयर्स हमें नजर आते हैं बस जिनकी कहते हैं कि लक ऑन साइड होती है या उनके पीछे कोई रेफरेंस होता है। वही फिर अब्दुल रऊफ साहब वाली बात है, लेकिन खैर उनके अल्फाज काफ़ी सख्त थे। वो कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छी बात भी करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उससे किसी की दिल आज़ारी ना हो या उसमें सारे ही इन्वॉल्व ना हो जाए, मतलब कुछ सिलेक्टेड जिन लोगों की बात हो रही है उन्हीं को लेबल करना चाहिए। तो टैलेंट जो है वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जगह जगह पर टैलेंट है, लेकिन उनको प्रोड्यूस किसने करना है, उनको निखारना किसने है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ जनाब जैक क्रॉली, जिनकी पहले भी विकेट डाउटफुल थी, वो आउट हो चुके हैं और नुमान की बॉल से वो आउट हुए हैं। जैसा आपने कहा था साजिद खान, वो ऐसा लगता है जैसे कादिर की आवाज़ वहाँ पर पहुँच गई है, साजिद को फिर ख्याल है कि नहीं मेरी बॉल से नहीं, ये नुमान से आउट होना है। तो नुमान के और रिजवान ने कैच पकड़ा है और जनाब तकरीबन अभी 88 का स्कोर है, एक ही विकेट गई है और ओली पॉप जो है वो भी मौजूद हैं, बेन डकेट भी मौजूद हैं। मैंने आपको कहा है कि देखें नुमान अली बहुत इफेक्टिव होगा यहाँ पे इस विकेट पे, क्योंकि हमने लीड जो है उनकी देखी है बॉलिंग को और उन्होंने ज़्यादा आउट किए हैं, तो उनका एडवांटेज ये था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। अब इनका ये एडवांटेज है कि ये भी लेफ्ट आर्म है, बिल्कुल। तो ये वाला हमें एक फैक्टर देखना चाहिए और नो डाउट नुमान अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, अच्छी लाइन पे बॉलिंग कर रहा था। जब आप अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, आपको 1 चौका पड़ेगा, 2 पड़ेंगे, 3 पड़ेंगे, चौथी पे आपको विकेट मिलेगी। तो कुछ हमारी फील्ड प्लेसमेंट भी ऐसी है जो हम लोग 1 चौका पड़ने के बाद जो है ना, वो अगर हमें स्क्वायर पे 1 चौका पड़ा है तो हम स्क्वायर पे फील्डर खड़ा कर देंगे, वो ऑफ पे मार देगा। हमें ऑफ पे पड़ा है तो हम ऑफ पे फील्डर ले जाएंगे स्क्वायर से हटा के या आपके जो है वो शॉर्ट लेग से हटा के। ये चीज़ें हैं कि आपको कम से कम शुरू के ओवर्स में ना आप उनकी प्लानिंग देखें, सारे फील्डर ऐसे थे, उन्होंने वी घेरा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आपको शॉर्ट फाइन से, शॉर्ट थर्ड से, आपको फ्रंट से ऐसे ऐसे घेरा हुआ था। इसको बोलते हैं ना गेम प्लान। देखें, ये जब आप ऐसे घेरेंगे ना तो आप शॉट मारते ना डरेंगे, ऐसे ही है। आप फिर आएंगे फ्रंट फुट पे आगे निकल के क्रीज छोड़ेंगे, निकलेंगे, एक बॉल टर्न हुआ आप स्टंप हो जाएंगे। तो ये प्लानिंग आप उसके ऊपर चढ़ा दें। चौके तो आपको वैसे ही पड़ने हैं, तो कम से कम आप ये प्रेशर डेवलप करें ना कि भाई उसने स्टॉप भी किया ना,
उसके टॉप हैंडल पे लगा, आप कैच पकड़ सकते हो। देखिए, ये बॉलिंग से ही पता चलना है कि एग्जैक्टली शान मसूद के डिसीजंस किस तरह के हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमें सबक मिला है इसी पिच के ऊपर, इसी ग्राउंड में, तो उसके बाद तो अब तो खैर उनके पास प्लेयर्स भी नए हैं, तो ये फील्ड प्लेसमेंट से लेकर गेम प्लान, गेम स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ लोग मैचेस जीतते हैं। टैलेंट तो दोनों साइड्स पर मौजूद है। खैर कादिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे और कादिर को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर के बाद, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।